अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड इन लाइट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम एक छोटे से टॉपिक जिसका नाम है डैम्प्ड ऑसिलेशन उसके बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ आज हम इस लेक्चर में जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बात मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ। देखें, जब भी हम किसी टेबल को, मान लें अभी ये बुक है, जब मैं इसको नॉक करती हूँ या किसी टेबल को नॉक करते हैं तो थोड़ी देर तक तो उसकी आवाज़ आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ ख़त्म होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखें, हमारे पास अब नॉर्मली जब हम टेबल वगैरह पे नॉक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी रेजिस्टेंट फोर्स क्रिएट हुई हुई होती हैं वहाँ पे, जैसे एयर फ्रिक्शन हुई हुई होती है। ठीक है, तो उस एयर फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो वेव है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती है। उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती है। तो ऐसा सिस्टम, सबसे पहले तो ये डैम्प्ड सिस्टम आप पढ़े, एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इन विच फ्रिक्शन हैज़ एन इफेक्ट इज़ कॉल्ड डैम्प्ड सिस्टम। देखिए, ऐसा सिस्टम जहाँ पर फ्रिक्शन मौजूद हो, ऐसा सिस्टम जहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद हो और जब वहाँ पे कोई वेव ऑसिलेट कर रही होगी, हमारे पास कोई भी चीज़ आगे पीछे मूव कर रही होगी, ऑसिलेट कर रही होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो ऑसिलेट करना रुक जाएगी। देखिए, जैसे कि ये सिंपल पेंडुलम होता है ना हमारे पास, क्या करें, अभी मैं इसको फ़िलहाल रखवा दूँ। अभी मैंने इसको नॉर्मल सिस्टम में रखा हुआ है। अब यहाँ पे एयर भी मौजूद है जिसकी वजह से इसको एयर फ्रिक्शन महसूस होगी। जब मैंने इसको मूव करवाया, यहाँ से मैं इसको यहाँ लेके गई, अब ये क्या करेगी, हम इसको छोड़ देंगे तो ये मूव करने लग जाएगा। थोड़ी देर तक तो ये मूव करेगा, फिर आहिस्ता 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 ये ख़त्म होने लग जाएगा। इसकी जो मूवमेंट है ये ख़त्म होने लग जाएगी। इसका जो एम्पलीट्यूड है ये ख़त्म होने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद हो, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, और उस सिस्टम के अंदर जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये एक मैंने वेव बनाई है। अब ये मैंने इसको एक डैम्प्ड सिस्टम में रखा हुआ है। डैम्प्ड सिस्टम यानी कि इस पर रेजिस्टिंग फोर्स लग रही होंगी, जैसे कि फ्रिक्शन लग रही होगी। ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स क्या मतलब, जो इसकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर फ्रिक्शन लग रही होगी, तो फ्रिक्शन की वजह से हो क्या रहा है कि जो वेव है ना, देखें, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड ख़त्म हो रहा है। ये देखें, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। देखें, इसमें इतना एक्सट्रीम हुआ हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, ये ख़त्म होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और फिर एंड में बिल्कुल ख़त्म। और साथ ही साथ इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्लाइटली कम होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास रेजिस्टिंग फोर्सेस हों, तो वहाँ पे जो भी वेव हो, जो भी चीज़ हो, ऑसिलेट जो कर रही हो, सही बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हो, अगर वहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद होगी तो वो हमारी जो वेव है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाएगी, अपनी ऑसिलेशन रोक देगी। यानी कि देखिए, उसका एम्पलीट्यूड ख़त्म होने लग जाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगी, और इस वजह से हमारी जो ऑसिलेशन है, जो भी बॉडी मूव कर रही होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर खुद ही वापस आ जाएगी। आपने देखा होगा ना कि भाई, आप दरवाजे को नॉक करते हो तो ऑफ कोर्स उसकी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। साउंड किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, अब लेकिन होता क्या है, जब आप दरवाज़ा नॉक करते हो वहाँ पे तो एयर फ्रिक्शन मौजूद होती है, तो उस एयर फ्रिक्शन की वजह से होता क्या है, जो हमारी वेव है ना, जो साउंड को कैरी कर रही होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड ख़त्म होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी आहिस्ता बहुत स्लाइटली रिड्यूस होने लग जाती है, और जिसकी वजह से हमारी वो वेव है वो ख़त्म हो जाती है, और हमारी वो जो साउंड है वो भी बंद हो जाती है। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, डैम्प्ड सिस्टम, ऐसे सिस्टम जहाँ पे फ्रिक्शन हम अज्यूम करते हुए चलते हैं, जहाँ फ्रिक्शन मौजूद है, ऐसे सिस्टम के अंदर हमारे पास जो भी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, वेव प्रोड्यूस होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती हैं खुद ही। ठीक है, तो वहाँ वाली जो भी ऑसिलेशंस हो, उस डैम्प्ड सिस्टम में जो भी ऑसिलेशंस मौजूद होती हैं वो क्या कहलाती हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। क्या कहलाती है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और यहाँ पे जो भी वेव प्रोड्यूस हो रही है, ये वो आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है, और फ्रिक्वेंसी भी स्लाइटली डिक्रीज़ होती जाती है। सही, फ्रिक्वेंसी भी स्लाइटली डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, चलें, और वेवलेंथ इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, वेवलेंथ बढ़ती रहती है
फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी कम होती है वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ रही होती है। देखिए गैप ज़्यादा हो रहा है ना, पहले कम गैप था, फिर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा हुआ, तो इस तरीके से गैप बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो यही बस इसके बारे में आपको इतना ही जानना काफ़ी होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। चले आ जाएँ, अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल 1 है वो है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन। एक रेडियो स्टेशन है हमारे पास, एक रेडियो स्टेशन है, वो आपके पास रेडियो वेव्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, हमारे पास रेडियो वेव्स वो जनरेट कर रहा है, और उस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो है 1300 किलो हर्ट्ज़, 1300 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। और साथ ही साथ आपने उसमें बोला हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर कि वो जो वेव है उसकी स्पीड क्या गिवन है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो हमारे पास जो वेव है वो ट्रैवल करती हुई आ रही है, ठीक है। और अब हम उसकी कैलकुलेट करने का क्या बोला हुआ है, वेव लेंथ कैलकुलेट करने का बोला है। तो चले अपना फार्मूला जो है, अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 1300 किलो हर्ट्ज़। अच्छा, बुक में भी आपको ये हिंट के तौर पर लिखा हुआ है कि किलो बराबर होता है 10 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किलो हमारे पास है ना हमेशा 1000 के बराबर होता है, तो जब भी किलो हटाना हो ना तो 1000 से मल्टीप्लाई करा देना चाहिए, ठीक है। या तो आप उसकी जगह लिख दो मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 3, ठीक है, 10 की पावर एक्सपोनेंट 3। तो हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है 1300 और मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह मैं क्या लगा दूंगी, 10 की पावर 3 यानी कि एक्सपोनेंट 3, ठीक है, और हर्ट्ज़। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट आ गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट में हमेशा हम कन्वर्ट करके ही फिर हम आंसर निकालते हैं। और साथ में वेव स्पीड जो है हमारे पास वो गिवन है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कैलकुलेट हमें क्या करनी थी, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी थी, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सोल्यूशन पे, ठीक है। आपको एक फार्मूला मैंने बताया था और वो आपको याद भी होना चाहिए इस चैप्टर में, वो फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है वो फार्मूला, वेव स्पीड का। आपको पता है ना, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। आपको यहाँ पे v वेलोसिटी गिवन है यानी स्पीड गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेमडा मालूम करना है। तो आप क्या करोगे, ये फ्रीक्वेंसी को इधर ले जाओगे, तो आपका फार्मूला कैसे बन जाएगा, v अपॉन एफ इज इक्वल्स टू लेमडा, क्योंकि जो मालूम करना होता है उसको अकेला करना होता है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर भेज दिया, डिवाइड हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो लेमडा बराबर है वेलोसिटी की क्या वैल्यूज़ है, 3 एक्सपोनेंट 8, 3 एक्सपोनेंट 8, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू गिवन है, 1300, 1300 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करवाते हैं, तो कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं यहाँ पे डिवाइड करवा देती हूँ। 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय 13 सॉरी 1300 एक्सपोनेंट 3। तो देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, 230.76, ठीक है। और आप बुक में चेक करेंगे तो आपका आंसर यही आ रहा होगा, 230.76। अच्छा, लेमडा वेव लेंथ है, वेव लेंथ का यूनिट क्या होता था, मीटर। लेंथ का यूनिट मीटर होता है ना, तो वेव लेंथ का यूनिट भी क्या होता है हमारे पास, मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, आप चाहें ना तो इस पॉइंट को इधर मूव कर सकते हैं, तो उसके एक्सपोनेंट आ जाएगा। लेकिन आपकी बुक में जो है यही आंसर गिवन है, तो मैंने भी यही आंसर लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है, द वेव्स मूविंग इन अ पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। एक वेव जो है हमारे पास पॉन्ड में मूव कर रही है और उसकी वेवलेंथ हमारे पास क्या गिवन है, 1.6 मीटर। साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 0.80 हर्ट्ज़, 0.80 हर्ट्ज़, ठीक है। अब उसमें बोल रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव्स, यानी कि वेव स्पीड हमें मालूम करनी है। तो ये सीधा सीधा फार्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे वेव स्पीड का, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है क्या है, 0.80, और वेवलेंथ भी आपको मालूम है 1.6। तो आ जाए अब हम इसको करते हैं, 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6। देखिए आंसर क्या है, 1.28, यानी कि जो आपकी वेव स्पीड है वो कितनी है, 1.28 मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अच्छा चलें, अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ इसको। इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स। देखिए एक रोप है हमारे पास और उसमें से वेव प्रोड्यूस हो रही है, कुछ 50 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं कितने सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स के अंदर। तो चलिए हम अपना डेटा बनाना स्टार्ट करते हैं। हो क्या रहा है हमारे पास, जो नंबर ऑफ़ वेव्स हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं 50, नंबर ऑफ़ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं 50 और कितने सेकंड में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन यानी कि जो टाइम लग रहा है इन 50 वेव्स को पास होने में, वो लग रहा है 10 सेकंड्स। ठीक है, अब साथ और क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मालूम करने का कहा हुआ है और साथ ही साथ पीरियड यानी टाइम पीरियड की बात हो रही है कि वो कितना है हमारे पास इस वेव का। और एक और बात हमसे पूछी हुई है, इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर कैलकुलेट वेलोसिटी। हमारे पास बोल रहे हैं कि अगर वेवलेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, आपको ये बात पता है, हमें सेंटीमीटर जो है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है लेंथ का, वेवलेंथ का मीटर, डिस्टेंस का हमेशा हम जो यूनिट रखते हैं वो मीटर रखते हैं। तो सेंटी को आप जब भी देखें ना तो उसको कन्वर्ट कर दिया करें एक्सपोनेंट -2 के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास यानी कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 8 को 100 से डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखते हैं 8 एक्सपोनेंट -2 और स्टैंडर्ड यूनिट आ गया मीटर। ठीक है, सेंटी को हम डिवाइड, सेंटी का मतलब होता है डिवाइड बाय 100 और सेंटी का ये भी मतलब होता है डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिखते हैं एक्सपोनेंट -2। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है यहाँ पर, और साथ ही साथ एक और चीज़ हमसे पूछी हुई है, टाइप ऑफ वेव भी पूछी हुई है। ठीक है, कि वेव की हमारे पास टाइप क्या है। चलें अब हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड और साथ ही साथ हमें और क्या मालूम करना था, हाँ वेव स्पीड भी मालूम करनी है ना, मैंने लिखा नहीं, वेव स्पीड भी मालूम करनी है। तो पहले तो ना आपको पता है वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v=f लैम्डा। अब f तो है ही नहीं तो पहले हम फ्रीक्वेंसी ही मालूम करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करते हैं, फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला अगर आपको याद हो तो फ्रीक्वेंसी का मैंने एक फार्मूला आपको पढ़ाया था, नंबर ऑफ़ वेव्स पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने टाइम के अंदर अंदर हमारे पास कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वो क्या कहलाती थी, फ्रीक्वेंसी कहलाती थी। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। अब इसी फार्मूले को पुट करके हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। देखिए नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है 50, टाइम कितना लग रहा है हमारे पास 10, तो ये 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई है 5 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 5 हर्ट्ज़। ठीक है, अब हम टाइम पीरियड भी मालूम करते थे, इसी फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम टाइम पीरियड भी पता लगा लेंगे। देखिए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T=1/f। ये आपको बात पता है ना कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती थी f=1/t, रेसिप्रोकल होता था। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता था, T=1/f। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 5 हर्ट्ज़। ठीक है, तो अब हम 1/5 कर लेते हैं। ये देखें 1/5 हमने किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.2। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना निकल कर आ गया 0.2 और इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है सेकेंड। तो टाइम पीरियड भी हमारे पास आ गया है, टाइम पीरियड भी हमारे पास आ गया है। अब हमने लास्ट क्या निकालना है, वेव स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे निकाल के दिखा देती हूँ वेव स्पीड। वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v=f लैम्डा। ठीक है, अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है हमारे पास 5 हर्ट्ज़, तो 5 और लैम्डा आपके पास क्या है, लैम्डा आपको दिया हुआ था, वेवलेंथ दी हुई थी एक्सपोनेंट 8 एक्सपोनेंट -2। तो हम वही गिवन जो है हमारे पास उसी को पुट करेंगे और अब हम अपना आंसर निकालते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 एक्सपोनेंट -2, तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 0.4। तो आपकी जो वेव स्पीड है वो कितनी है 0.4, उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर आ गया। देखें अब हम फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर ली, टाइम पीरियड मालूम कर लिया, वेव स्पीड भी मालूम कर ली। जो लास्ट आपके पास जो बात बची है वो है टाइप ऑफ वेव। अच्छा मैंने देखिए सवाल क्या पढ़ा था, सवाल से आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन अ रोप, मीडियम क्या यूज़ हो रहा है हमारे पास, मीडियम क्या यूज़ हो रहा है रोप,
आपको पता है रोप में कैसी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। रोप में हमेशा ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि रोप में हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, तो हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो भी कौन सी होंगी? ट्रांसवर्स वेव होंगी। तो जब कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस की बात की जाए, और या ऐसा मीडियम हो जिसमें कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही हो, तो वहाँ लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि हमारा मीडियम क्या है? मीडियम रोप है, और रोप में तो क्रस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस होता है, तो रोप के मीडियम में जो वेव प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? ट्रांसवर्स। तो हम यहाँ पे बता देंगे कि हमारे पास जो टाइप है वेव की, जो वेव की टाइप है हमारे पास, वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ भी बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं? अ स्लिंकिंग स्प्रिंग, ठीक है। एक स्प्रिंग है आपके पास, वो एक वेव प्रोड्यूस कर रहा है। कैसी वेव प्रोड्यूस कर रहा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आपको पता नहीं होता ना, कि यहाँ पे भी पूछा जाता कि कौन सी टाइप है वेव की, तो यहाँ पे भी मीडियम देखिए क्या था? स्प्रिंग था ना। स्प्रिंग में हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे खुद भी पता लगा सकते हैं। द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है? वेव स्पीड गिवन है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको ये बात पता है कि सेंटीमीटर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, हमें तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या चाहिए था? मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे? डिवाइड बाय 100, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते थे एक्सपोनेंट -2, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ 40 एक्सपोनेंट -2 मीटर पर सेकेंड। अब सेंटी हट गया ना, उसकी जगह एक्सपोनेंट -2 आ गया, तो यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या कह रहे हैं? एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 20 हर्ट्स। फ्रिक्वेंसी गिवन है, फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 20 हर्ट्स। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। अब देखिए यहाँ पे ना उसने डायरेक्ट आपसे नहीं कहा कि हमें वेव लेंथ मालूम करके दो। यहाँ पे उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। देखिए आपको ये बात तो अच्छे से मालूम है ना कि दो कंप्रेश, ये देखिए मैंने रेयर फ्रैक्शन बनाया, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बना देती हूँ। ये देखिए ये मैंने क्या करा? यहाँ पे कंप्रेशन बनाई, यहाँ पे कंप्रेशन बनाया। तो आपको ये बात पता है ना कि कंप्रेशन से लेके कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है, सही है। इसी तरीके से रेयर फ्रैक्शन से लेके रेयर फ्रैक्शन तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। इसी तरीके से जो दो क्रस्ट होते हैं उनके दरमियान, क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ। या जो ट्रफ होते हैं, दो ट्रफ है, तो ट्रफ से लेके ट्रफ तक का डिस्टेंस भी क्या कहलाता है? वेवलेंथ। तो आपको उसने डायरेक्ट नहीं कहा हमारे पास, उसने ये बोला कि व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन, यानी कि सेपरेशन यानी कि डिस्टेंस कितना होगा दो कंप्रेशंस के दरमियान। तो हमें पता है कि दो कंप्रेशंस के दरमियान के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, तो हमने उसको क्या नाम देना है? वेवलेंथ हमसे मांगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स इस तरीके से भी आते हैं कि वो घुमा फिरा के आपसे बात पूछते हैं, लेकिन अगर आपको उस चीज़ की डेफिनेशन अच्छे से मालूम होगी तो आप आराम से उसका आंसर भी दे देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आपको पता है क्या होगा? वेव स्पीड वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, आपको पता है। यहाँ पे आपको वेव लेंथ निकालनी है, तो वेव लेंथ को अकेला करना पड़ेगा। ये फ्रिक्वेंसी डिवाइड हो रही है इससे, यहाँ जाकर इज इक्वल टू के इस तरफ जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इस तरीके से v डिवाइड बाई एफ, और ये लेमडा का फॉर्मूला बन गया। अब वेव लेंथ के लिए हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वेलोसिटी कितनी है? 40 एक्सपोनेंट -2। इसके अलावा फ्रिक्वेंसी हमारे पास गिवन है 20 हर्ट्स, ठीक है। तो अब आए, अब इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 20, तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 0.02, ठीक है। तो हमारे पास जो वेवलेंथ है, जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है हमारे पास, जो मिनिमम जो सेपरेशन होगी, यानी कि जो डिस्टेंस है, जो वेवलेंथ है हमारे पास, वो कितनी आ रही है आपके पास? 0.02 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया।
चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की। न्यूमेरिकल नंबर 5 में वो आपसे क्या कह रहे हैं, सपोज स्टूडेंट इज़ जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। देखिए एक स्लिंकी से स्प्रिंग ले लें और उसमें एक स्टूडेंट वेव्स जनरेट करा रहे हैं, यानी कि उसको कंप्रेस कर रहा होगा, फिर छोड़ रहा होगा, फिर कंप्रेस कर रहा होगा, फिर छोड़ रहा होगा। देखिए अब जब उसका हैंड जो है ना उस स्टूडेंट का, वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे पीछे मूव कर रहा है, कितने सेकेंड में, 0.40 सेकेंड में। ठीक है, तो ये स्प्रिंग भी मूव कर रहा होगा इस तरीके से बैक एंड फोर्थ, यानी कि ऑसिलेशन कर रहा है। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन कितनी देर में हो रही है, 0.40 सेकेंड में। सही है, एक दफ़ा मतलब उसका हाथ यूँ जा रहा है फिर यूँ जा रहा है, तो स्प्रिंग भी ऐसे आगे और पीछे मूव कर रहा होगा, यानी कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रही होगी। ऑसिलेशन यही कहते हैं ना, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट या टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कितनी देर में हो रही है, 0.40 सेकेंड। और जब भी हम बात करते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन की, तो वो टाइम पीरियड होता है। सही है। नॉर्मली अगर आपके पास न्यूमेरिकल में लिखा हो ना, पास्ट वेव्स पासिस थ्रू इन 2 सेकेंड, इन 3 सेकेंड, तो वो आपको सिर्फ टाइम दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप गौर करें, जब भी टाइम पीरियड की बात हो रही है ना आपके न्यूमेरिकल्स में, जब भी टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो वहाँ पे लाजमी एक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट का या वन कंप्लीट ऑसिलेशन का इसके बारे में लिखा हुआ है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपको टाइम दिया हुआ है वो टाइम पीरियड है या टाइम टेकन है। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे बच्चों को मसला होता है कि सेकेंड्स अक्सर लिखे हुए होते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था स्मॉल टी है या कैपिटल टी है। तो आपको इसमें फ़र्क कैसे पता लगेगा, जब भी ऑसिलेशन कंप्लीट वन बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की बात हो रही होगी, तो वो टाइम पीरियड होगा। और अगर नॉर्मली लिखा होगा कि इस टाइम से गुजरी है वेव्स, तो वो नॉर्मल हमारे पास टाइम होता है। ठीक है, चलिए अब अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, डेटा बनाते हैं। डेटा में आपके पास जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 0.40 सेकेंड। ठीक है, और जो आपके पास जो लेंथ है स्प्रिंग की, स्लिंकी की जो स्प्रिंग की लेंथ है आपके पास, वो वेव लेंथ होगी ऑफ कोर्स। और वेव लेंथ कितनी गिवन है आपको, 0.60 मीटर। ठीक है, अब वो आपसे पूछ क्या क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। वो हाँ, अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है वो, साथ में वो आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, और साथ में आपसे वो पूछ रहा है वेव स्पीड। ठीक है, वेव स्पीड भी वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये दोनों आपके पास पार्ट ए में दिए हुए हैं, ये आपके पास पार्ट बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको एक बात मुझे बताया, मैंने आप यहाँ पे टाइम पीरियड ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि भाई वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन बोल दिया, इसका मतलब क्या है, वो टाइम पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, इतने सेकंड में एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रही है, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन जितने भी टाइम में होती है हम उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे ये टी तो दिया हुआ है, ये लिखा हुआ 0.40 सेकेंड। तो मुझे पार्ट ए के अंदर सॉल्यूशन में बनाती हूँ, पार्ट ए के अंदर टाइम पीरियड तो भाई मुझे पहले से उन्होंने दे दिया है। ठीक है, देखें ये ट्रिक आपके ऊपर आजमाई गई है कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने एक चीज़ दे दी और वही चीज़ आपसे मांग भी रहे हैं। तो अगर आपको अच्छे से पता होगा टाइम पीरियड के, ऑसिलेशन हमारे पास एक कंप्लीट ऑसिलेशन के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं, सही है, तो आप आराम से इसको डायरेक्ट ही लिख लेंगे। अब एक और चीज़ हमसे क्या मांगी हुई है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी को इसी टाइम पीरियड से निकाल लेंगे हम। देखिए क्या करेंगे, 1/कैपिटल टी कर देंगे। अब 1/कैपिटल टी कैसे लिखेंगे, टी की वैल्यू क्या है, 0.40। अब आए इसको डिवाइड करवाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.4, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 0.40। तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2.5। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 2.5 हर्ट्ज़। ठीक है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई है, टाइम पीरियड तो आपको ऑलरेडी गिवन था। अब पार्ट बी में हमसे क्या मालूम करने का कह रहे हैं, वो वेव स्पीड यानी कि वेव वेलोसिटी। तो हम वेव स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी अभी अभी हम निकाल चुके हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 2.5, और हमारे पास वेव लेंथ हमें दी हुई थी, वेव लेंथ है 0.60, तो 0.60। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.60, तो आंसर आपके पास आ गया 1.5। तो वेव स्पीड क्या थी आपके पास, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलें अब आप लोगों ने यहाँ पे वेव टाइम पीरियड तो आपको मालूम था, फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली और वेलोसिटी भी निकाल ली, तो आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया।
चलें अब अपना हम न्यूमेरिकल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है हमसे, इफ़ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड। एक स्प्रिंग है, उसके अंदर से 20 सेकेंड में 80 कंप्रेशंस पास हो रही हैं। कंप्रेशंस आपको पता है ना, ये होती है हमारे पास कंप्रेशंस, फिर रेयर फ्रैक्शंस आती हैं, फिर कंप्रेशंस आती हैं। तो ऐसी कंप्रेशंस कितनी पास हो रही है हमारे पास, 80। अब देखिए अगर आपसे ऐसा बोला जाए ना कि 80 कंप्रेशंस पास हो रही हैं या 80 रेयर फ्रैक्शंस पास हो रही हैं, तो आप नंबर ऑफ़ कंप्रेशंस को नंबर ऑफ़ वेव्स भी बोल सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ़ कंप्रेशंस यानी कि 80 कंप्रेशंस पास हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, 80 वेव्स पास हो रही होंगी पूरी की पूरी। ठीक है, यानी तो आप इस नंबर ऑफ़ कंप्रेशंस को और क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ़ वेव्स भी बोल सकते हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कंप्रेशंस लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको लिखोगे कैसे, डेटा के अंदर आप इसको लिखोगे नंबर ऑफ़ वेव्स आपको गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वेव्स आपको कितनी गिवन है, 80 गिवन है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ हो कि नंबर ऑफ़ कंप्रेशंस इतनी गिवन है, नंबर ऑफ़ रेयर फ्रैक्शंस इतने हैं, या नंबर ऑफ़ क्रस्ट या नंबर ऑफ़ ट्रफ दिए हुए हों, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपको नंबर ऑफ़ वेव्स ही गिवन है। अच्छा, अब टाइम कितना दिया हुआ है, कितने टाइम में पास हो रही हैं 80 कंप्रेशंस, 20 सेकंड्स में पास हो रही हैं। ठीक है, 20 सेकंड्स में पास हो रही हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे इस टाइम को मैंने टाइम पीरियड नहीं कहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन की बात ही नहीं हुई कहीं पर भी। यहाँ पे सिर्फ बोल दिया है कि 80 वेव्स पास हो रही हैं टाइम, इतने टाइम में, 20 सेकंड्स में। तो इस टाइम को हम नॉर्मल टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। अब यहाँ पे आपको मालूम करने का क्या क्या कहा है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, पीरियड यानी कि टाइम पीरियड मालूम करना है। इफ़ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, कह रहे हैं अगर जो ये दो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार जो आ रही हैं, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 8 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि एक दूसरे से इतनी दूर है। तो दूर मतलब डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर का है। तो आपको पता है ना कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का डिस्टेंस कितना होता है हमारे पास, क्या कहलाता है वो, वेवलेंथ कहलाता है। तो वेवलेंथ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, और आपको पता है सेंटीमीटर तो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर के अंदर। और कैसे करेंगे, सेंटी की जगह हम क्या लगा देंगे एक्सपोनेंट -2 मीटर। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट हो गई है वेवलेंथ। अब साथ में और क्या पूछा हुआ है हमसे, कैलकुलेट द वेव स्पीड। ठीक है, वेव स्पीड भी आपसे यहाँ पे पूछी हुई है। तो चलिए अब अपना न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपको डेटा में सिर्फ समझ में आ जाएगा, नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। यही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ़ वेव्स 80 दी हुई है, टाइम कितना है 20। तो देखिए 0 से 0 कट गया यहाँ पे, और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई, 4 हर्ट्ज़, 4 हर्ट्ज़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपके पास, 4 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी हम आराम से निकाल लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, तो टाइम पीरियड हम इसी की मदद से निकाल देते हैं। T = 1/f। अब f की वैल्यू डाल देते हैं, वही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4, तो हम यहाँ से 4 वैल्यू डाल देते हैं, और 1 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, आ जाए 1 डिवाइडेड बाय 4। तो आपका देखिए आंसर क्या आ रहा है, 0.25। तो टाइम पीरियड आपका कितना आया है, 0.25 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड भी आपको मिल गया। और लास्ट आपसे क्या पूछा हुआ है, वेव स्पीड पूछी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको वेव स्पीड निकाल के बता देती हूँ। वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, v = f लैम्डा। ठीक है, आपके पास फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, मतलब अभी अभी हमने निकाली है, और वेवलेंथ आपको दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4 है, और लैम्डा की वैल्यू है 8 एक्सपोनेंट -2। अब आ जाए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 एक्सपोनेंट -2। देखिए क्या आंसर आ रहा है, 0.32। तो वेव स्पीड आपके पास क्या आ गई, 0.32 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।